नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे टेस्ट पेपर 8 का पार्ट 2 है, जिसमें हमने जनरल स्टडीज को कवर किया है, कॉमन, हिंदी का कुछ पोर्शन है और एग्रीकल्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉमन पोर्शन से। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो यूटी जो है, यूनियन टेरिटरीज, इनका प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है। इसमें राज्यपाल चुना जाता है, यूनियन राज्यपाल, जिसे उपराज्यपाल चुना जाता है। इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जैसे दिल्ली में अनिल बैजल। तो जितने संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। अटॉर्नी जनरल। तो भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड थी? मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को जोड़कर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 51A में दिए गए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया जाता है। तो जो रेसिडुअल पावर है वो किसके पास होती है? संघीय सरकार, मतलब केंद्रीय सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है? एमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया की। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसे इमर्जिंग इकोनॉमी भी कहा जाता है। टर्की की वान लेक वान विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। ठीक है, लेक वान जो है विश्व की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य CSO, चीफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। तो CSO की स्थापना कब हुई है? 2 मई 1951। चीफ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाए जाने के लिए SS तारापुर कमेटी, जो SS तारापुर कमेटी थी, किस लिए थी? रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के लिए SS तारापुर कमेटी का गठन किया गया था। जो नफेड है, नफेड का संबंध कृषि विपणन से है। ठीक है, तो जो नफेड संस्था है वो कृषि विपणन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ परियोजनाएं हैं और कहाँ पे अवस्थित है, इनकी स्थिति कहाँ पे है वो भी देख लेंगे। भाखड़ा नागल बांध, 'सतलुज रिवर पे है। हीराकुंड
महानदी पे। इडुक्की, इडुक्की जो केरल में स्थित है, ये पेरियार नदी पे है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत, जो ड्राकेंसबर्ग माउंटेन है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत जो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो सोनार का प्रयोग नौ संचालक, नौ संचालक के प्रयोग में लाया जाता है। रतन जोत या जेट्रोफा, जेट्रोफा को क्या कहते हैं? बायोडीजल प्लांट, बायोडीजल प्लांट है जेट्रोफा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 नवंबर 1913, 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। तो गदर पार्टी का गठन कहाँ पे किया गया? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1 नवंबर 1913 में। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को भीमराव अंबेडकर जी ने आरंभ किया था। तो जो बहिष्कृत भारत और मराठी पाक्षिक किसके द्वारा चालू की गई थी? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। अनुच्छेद आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल शोषण के बारे में बात करता है, चाइल्ड लेबर। इसे फोर्स लेबर बोलते हैं। बाल शोषण के बारे में बात करता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 143 के तहत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विधि संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ले सकता है। तो आर्टिकल 143 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति होता है किसी लॉ को बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श ले सकता है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए कुछ खनन क्षेत्र देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड कौन सा खनिज है वो भी देखेंगे। जादूगढ़ा झारखंड में स्थित है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगढ़ा यूरेनियम के लिए। तलचर, तलचर उड़ीसा में स्थित है, ये कोयला की खान है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है तलचर। गुरमहिसानी कर्नाटका, लोह एस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरमहिसानी कहाँ पे है? कर्नाटक में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एस के लिए। जावर, जावर राजस्थान में है, चांदी के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जावर जो है चांदी के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका की लिम्पोपो रिवर, जो लिम्पोपो रिवर है वो मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कैप्रिकॉन को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को अपने घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार कट करती है। इस टाइप में, जैसे ये लिम्पोपो रिवर है, ये मकर रेखा है, इसको 2 बार कट करती है। वही कांगो रिवर, जो कांगो रिवर है वो विषुवत रेखा को, ये भी अफ्रीका का रिवर है कांगो, ये भी विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है, कांगो।
लिम्पोपो नदी मकर रेखा को अपने घुमाव क्षेत्र के कारण 2 बार कट करती है, और कांगो नदी विषुवत रेखा को। तो कांगो रिवर विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस परियोजना में दिया गया था? 5th 5 ईयर प्लान में। भारत का प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित की गई थी, जो कि उस समय यूपी में था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पंतनगर उत्तराखंड में। अब देखते हैं हिंदी का कुछ पार्ट है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक अपाद मस्तक बोला जाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय बोलते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाभूत। नेक्स्ट पॉइंट, जो हिसाब किताब की जांच करता है अंकेक्षक। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे अंकेक्षक कहा जाता है। कम बोलने वाला अल्पभाषी, कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। वृक्ष का द्रुम, बिटप, शाखी, पेड़ और पादप। तो वृक्ष के ये पर्यायवाची हो गए, द्रुम, बिटप, शाखी, पेड़ और पादप। शेर का शार्दुल, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी। तो शार्दुल, चित्रक, मृगराज, वनराज और केसरी किसके हैं? शेर के। नेक्स्ट देखते हैं विष्णु के। विष्णु के पर्यायवाची क्या है? चक्रपाणि, जनार्दन, जलाशाही। ठीक है, चक्रपाणि, जनार्दन और जलाशाही विष्णु के पर्यायवाची हैं। वन के अरण्य, कानन, अटवी और कांतार। अरण्य, कानन, अटवी और कांतार। वही मेघ, मेघ के पयोधर, अम्बुद, वारिद, घन और बलाहक। पयोधर, अम्बुद, वारिद और घन ये सब मेघ के पर्यायवाची हैं। राजा के, राजा के देख लेते हैं। सम्राट, महीपति, पृथ्वीपति। सम्राट, महीपति और पृथ्वीपति जो है राजा के पर्यायवाची हैं। भ्रमर, मधुकर, अली, मधुराज, शरपद। मधुकर, अली, मधुराज, शरपद किसके हैं? भ्रमर के पर्यायवाची हैं। भ्रमर, भौरा। अब कुछ तद्भव तत्सम शब्द देख लेते हैं। तद्भव है ये, तत्सम तद। तद्भव जो होते हैं वो बोलचाल भाषा में यूज होते हैं और ये संस्कृत के वर्ड होते हैं। ये नाक होना चाहिए यहाँ पे, नाक, नाक का नासिका, तीर्थ का तीर्थ, चूरन का चूर्ण, खेत का क्षेत्र। इलायची को इला कहा जाता है तत्सम शब्द। उल्लू का तत्सम शब्द क्या है? उल्लूक। धनिया का धनिका। छाजुन का छादन। गेहूं का गोधूम, बहुत बार पूछा गया, गेहूं का गोधूम। और नाक का नासिका, ये सब काफी पूछे है। इलायची का इला, ये भी पूछे गए। केला का कदली। 18 का अष्टादश। अंगोछा का अंग्र पोछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंगोछा का अंग्र पोछा। अब देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं किस टाइप में बनते हैं वो भी देख लेते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक पदार्थ आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक जो है वो भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक पदार्थ है। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने हेतु करीब 33% का वनावरण होना चाहिए। ठीक है, जो वनावरण कितना होना चाहिए?
किसी पारिस्थितिकी तंत्र को कायम रखने के लिए 33%। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक विकास निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसमें निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई थी कृषि में। अब रबी की फसल और खरीफ की फसल में डिफरेंस क्या है, ये पूछ लिया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में जैसे इस समय जो बुआई होती है वो गेहूं, चना और जौ, इन सब की बुआई की जाती है। अप्रैल मई में इनको कटाई करते हैं। और कौन कौन सी फसल है, गेहूं, चना और जौ। अब खरीफ की फसल देख लेते हैं। जून जुलाई, खरीफ की फसल जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। जून जुलाई में इनको बुआई की गई और सितंबर और अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में इनकी बुआई होती है और कटाई कब होती है, सितंबर और अक्टूबर में। चावल, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। तो खरीफ और रबी में आपको डिफरेंस पता चल गया, कब बुआई होती है, कब इनकी कटाई होती है और कौन कौन सी फसलें इनमें आती हैं। अब उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल देख लेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सदस्य हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। तो 9th 5 ईयर जो प्लान था इसमें यूपी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था, औद्योगिक विकास दर, वो निगेटिव थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। तो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा स्रोत सामान्य व्यापार कर है। जो ट्रेड टैक्स जो लेते हैं उससे सबसे ज्यादा यूपी में कमाई होती है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर, 9वीं जो 5 ईयर प्लान था इसमें जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो निगेटिव था, वही 10th 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो पॉजिटिव रहा है और उच्चतम औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक वृद्धि हुई। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसने प्रकाशित की है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है स्थित, कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।